नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार हैं और वो चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ पॉलिटिकल गलियारों में घुसपैठ करने वाले एक नेता की तरह भी काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीति बनाते बनाते उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी है और इसलिए अब राजनीति में भी वो अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं। इसलिए कुछ समय से प्रशांत किशोर एक बड़े प्लान पे काम कर रहे हैं और यही कारण है कि कभी वो कांग्रेस के साथ नजर आते हैं और कभी वो कांग्रेस के खिलाफ नजर आते हैं। इस बीच राहुल गांधी के साथ प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन कुछ महीनों में प्रशांत किशोर बार बार अपने सुर और स्थिति बदलते क्यों रहे। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो चेहरा मीडिया में दिखाया जा रहा है, प्रशांत किशोर जो बातें मीडिया में बोलते हैं वही उनकी रणनीति में शामिल नहीं होती है। उनकी रणनीति अलग दिशा में चलती है और मीडिया में बयान अलग तरीके से देते हैं और इसके पीछे एक पूरा प्लान बना के उन्होंने रखा है, जिसके ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है। क्योंकि प्रशांत किशोर का ये सारा प्लान 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसलिए प्रशांत किशोर जो कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाने की बात कर रहे थे वो भी फर्जी बात थी और जो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम चला रहे थे वो भी फर्जीवाड़ा थी। सच तो यह है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर ही 2024 के लिए योजना बना रहे थे। इस बीच जो प्रशांत किशोर की स्थितियां बदली, उन्होंने बयान बदले और जो रणनीति में बदलाव का दिखावा किया वो सब उसी प्लान के तहत था जिस पर वो पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। पूरी स्थिति को समझने के लिए एक एक करके इसके क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्रशांत किशोर के उस स्थिति को समझते हैं जब वो जदयू से बाहर आए। उस समय सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था और उस बीच नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन होने के कारण नीतीश कुमार ने सीएए के खिलाफ कोई भी योजना नहीं बनाई और न उसके खिलाफ कोई बयान दिया। इस चीज से प्रशांत किशोर चिढ़ गए और उन्होंने जदयू में रहते हुए कुछ समय तक सीएए का समर्थन किया, मोदी सरकार का विरोध किया और फिर अचानक से जदयू से बाहर आ गए और उन्होंने अपने राजनीति का दूसरा ठिकाना ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी और उसी बीच उनकी बातचीत कांग्रेस से होना शुरू हुआ। कांग्रेस के साथ उनका संबंध बेहतर होने लगा और अलग अलग पार्टियों के लिए जो उनकी कंपनी आईपैक काम कर रही है उसके कारण दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम जब करना शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने कुछ समय के लिए लगभग 5-6 महीना तक सार्वजनिक जीवन से ब्रेक ले लिया। सार्वजनिक जीवन कहने का मतलब यहाँ पर राजनीति में सार्वजनिक जीवन से है, यानी वो एकांतवास में चले गए। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई पद नहीं, बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उस बीच उनके कमरे में बंद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बनाना था। वो एक एक करके कांग्रेस के लिए प्लान बना रहे थे कि कांग्रेस में सुधार कैसे हो। फिर उन्होंने पंजाब में तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के एडवाइजर के पद से इस्तीफा दे दिया और फिर उनकी तैयारी चलने लगी कांग्रेस में किसी बड़े पद पर जाने की। लेकिन अचानक स्थितियां बदल गई। कांग्रेस से उनका तालमेल नहीं बैठ पाया, लेकिन कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं बैठना यह भी एक फर्जी बात थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ
उनका सारा डील हो चुका था और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये तीनों के साथ उनकी कई दौर की बैठकें हुई थी। पहले कांग्रेस के कुछ बड़े नेता इस बात से नाराज दिखाई पड़ रहे थे कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो गई थी और सारे बड़े छोटे नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर को शामिल किया जाना चाहिए। और जब प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होंगे तो इसका मतलब है कि वो नेहरू गांधी परिवार के सबसे करीबी लोगों में से एक होंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से सबसे नजदीकी नेताओं में से एक होंगे और उनके लिए कोई बड़ा पद दिया जाएगा। लेकिन अचानक से ये बात सामने आई कि प्रशांत किशोर की डील कांग्रेस के साथ नहीं हो पाई है। ये गलती थी और ये फर्जी खबर फैलाई गई थी और प्रशांत किशोर भी इस खबर को पुख्ता बनाने के लिए अलग अलग जगह पर मीडिया संस्थानों में इंटरव्यू देते फिरे, लेकिन उन्होंने हर बार इस बात का जिक्र करना नहीं छोड़ा कि राहुल गांधी के साथ उनका संबंध अलग तरीके का है। वो अब भी उनसे मिलते रहते हैं, लेकिन कुछ मतभेद के कारण, यानी पार्टी में सुधार के लेकर कुछ जो मतभेद हुए उसके कारण वो कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ पाए और धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस की कुछ मुद्दों पर विरोध किया, बयान दिए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकती, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, वो अभी इतनी कमजोर स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए उसे अपने अंदर बड़ा सुधार करना पड़ेगा और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी साथ आना पड़ेगा। ये सारी फर्जी खबरें इसलिए बनाई गई क्योंकि कांग्रेस का आधार मजबूत करने के लिए उन्हें दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस के साथ जोड़ना जरूरी था और जैसे ही कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने कुछ बयान दिए उसके बाद उनका धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ना लगभग तय हो गया और वो जुड़ने लगे। उन्होंने शरद पवार के साथ संपर्क किया, साउथ में स्टालिन के साथ संपर्क किया, यह इसके साथ साथ तेलंगाना में मुख्यमंत्री केसीआर के साथ संपर्क किया, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी के साथ संपर्क किया। यहां तक कि इस बीच उन्होंने बिहार की राजनीति में भी जो प्रतिद्वंदी हैं राजद और जदयू, इन दोनों के साथ संपर्क करके आगे की प्लानिंग बताई। धीरे धीरे उन्होंने ममता बनर्जी को भी समझाने की कोशिश की कि वो भी बिना कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज नहीं कर सकती हैं। तो हर पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ उन्होंने संपर्क किया और एक निकाला कि तीसरे मोर्चे की तैयारी चल रही है। लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया तो उसके बाद धीरे धीरे प्रशांत किशोर के सुर बदल गए और उन्होंने मीडिया में ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो इसके लिए कांग्रेस को दरकिनार नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में अगर भाजपा को चैलेंज करने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस ही है, क्योंकि जितनी रीजनल पार्टियां हैं वो अपने स्टेट से बाहर उनका बहुत बड़ा आधार नहीं है और उन्हें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी वोट मिले, कांग्रेस को कितने वोट मिले, कितना % वोटिंग हुई, ये सारे डाटा दे के लगभग ये करने की कोशिश की कि कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। और उसके बाद धीरे धीरे इन छोटे छोटे रीजनल पार्टियों को उन्होंने डरा दिया कि अगर आपको अपने क्षेत्र में, अपने स्टेट में भी सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। केसीआर को भी इन्होंने यही समझाया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का तेलंगाना प्लान शुरू होने वाला है। जैसे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद तेलंगाना में भाजपा ने एक बड़ा प्लान बनाया है जिससे आपको नुकसान होने वाला है और इसलिए केसीआर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए। तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों को पहले उभारा और उसके बाद उन्हें डरा दिया कि कांग्रेस आपके लिए मजबूरी है अगर भाजपा के खिलाफ लड़ना है तो। और फिर अचानक से उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और गुजरात में कांग्रेस के लिए काम करने की एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई,
क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में दिसंबर तक चुनाव होने हैं। तो इसलिए प्रशांत किशोर उनके लिए योजना बनाने के लिए राहुल गांधी से मुलाकात की और एक नए तरीके से उन्होंने कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान बनाया है। अब आगे धीरे धीरे प्रशांत किशोर कांग्रेस के भी थोड़े नजदीक होंगे और उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी मजबूर कर देंगे कांग्रेस के साथ आने के लिए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग स्टेट में कांग्रेस का गठबंधन वहां की बड़ी रीजनल पार्टियों के साथ हो सके। और कांग्रेस एक साथ तो हर जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकती, लेकिन अगर बिहार में आरजेडी और जदयू एक साथ आ जाए और कांग्रेस भी उसमें शामिल हो तो कुछ सीटें मिल सकती है कांग्रेस के पास भी। यूपी में भी यही स्थिति है, पश्चिम बंगाल, उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट में, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो या केरल हो या फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर वहाँ के रीजनल पार्टियों के साथ जुड़ के कांग्रेस अगर छोटे छोटे चंक में कुछ सीटें लाती है तो भी कांग्रेस का आंकड़ा 150 तक हो सकता है। ऐसी प्लान 2024 के लिए प्रशांत किशोर ने बनाए हैं और इसलिए मेरा यह मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियों के बीच घुसपैठ करके प्रशांत किशोर लगभग कांग्रेस के एजेंट के तौर पर ही काम करते रहे हैं, भले ही वो बीच बीच में कांग्रेस विरोधी होते हुए दिखे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।